नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज दिन है सोमवार और सोमवार का दिन किसका कहा जाता है? भगवान शंकर का कहा जाता है, जो त्याग समर्पण के जो प्रतीक माने जाते हैं। तो आपसे बस रिक्वेस्ट यही है कि कम से कम जो दिन आपके होते हैं, चाहे ईश्वर के नाम पे हो, अल्लाह के नाम पे हो, गॉड के नाम पे हो, जीसस के नाम पे हो, किसी के नाम पर हो, उनके उस भावनाओं को समझते हुए हमें अपने संकल्प की तरफ दरअसल चलना चाहिए। तो ठीक है, और एक लाइन में अक्सर बोलता हूं ना कि जब छोड़ दी सुख की कामना, क्योंकि एग्जाम आपका आने वाला है और सुख की कामना को डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। तो क्या कहा गया है कि जब छोड़ दी सुख की कामना, आरंभ कर दी साधना, फिर धार क्या मझधार क्या, और भगवान शंकर हो गए, फिर राख क्या श्रृंगार क्या। तो अपनी भावनाओं को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा और उन चीजों से दूर रहिए जो आपको क्या करती हैं? डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जो चीजें आपको आपके मंजिल से थोड़ा सा दूर ले जाती हैं। ऐसे रास्तों पर और ऐसी चीजों पर थोड़े दिन के लिए चलना बंद कर दीजिए। चलिए उसी रास्ते पर, उसी डगर पर, जो डगर आपको अपनी मंजिल तक ले जाए। और आपके भीतर एक ही सवाल होना चाहिए, एक ही जिद होनी चाहिए। क्या? कि जिद ही क्या है? जीत है। अर्थात ठान लिया अगर आपने यार कि अपन को करना है इस बार, तो बस करना ही करना है किसी भी तरीके से इस एग्जाम को क्रैक। और उसके लिए लगातार पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट, जो कि अभी टेस्ट जो है स्टार्ट भी हो गया डिकोड एग्जाम पर, या किसी भी कोचिंग संस्थान के आप ले सकते हैं। तो डिकोड एग्जाम क्या टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं। इसके अलावा पीवाईक्यूज को लगाइए और इसके अलावा जो है आप लोग जो है रिवीजन कीजिए, घटना चक्र पढ़िए और विगत वर्षों के पेपर्स को पढ़ते समय एनालिसिस कीजिए कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं, कौन कौन से ऐसे विषय हैं जहां से प्रश्न ज्यादा आते हैं, या कौन से वो टॉपिक हैं जो यूपीपीएससी के फेवरेट टॉपिक हैं। उन टॉपिक को इकट्ठा नोट करिए और उस पर लगातार काम कीजिए। तो चलिए आइए बिना देरी के आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज है 19 मई और आज हम लोग करेंगे सबसे पहले क्या? रिवीजन आशा करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे हमें। ठीक है, चलिए। तो होंडुरास के जो विदेश मंत्री हैं एडवर्डो एनरिक रेना गार्सिया, ये मई माह में भारत की यात्रा पर अभी आए हुए हैं और इन्होंने दिल्ली में अपने दूतावास का क्या किया है? उद्घाटन किया है। ठीक है, तो ये होंडुरास और भारत के मध्य जो है मजबूत होते संबंधों के लिए भी किया गया है। उन्होंने नई दिल्ली में ये देखो होंडुरास दूतावास का उद्घाटन किया। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, जिसको हम लोग सीसीपीए कहते हैं। सीसीपीए क्या करता है? सीसीपीए उपभोक्ताओं के जो है अधिकारों का क्या करता है? संरक्षण करता है। अर्थात यदि किसी भी कंज्यूमर को कोई दिक्कत आती है तो उनका यह संरक्षण करता है। सीसीपीए क्यों चर्चाओं में है? सीसीपीए इसलिए चर्चाओं में है क्योंकि कुछ जो ऑनलाइन जो कंपनीज हैं लाइक फ्लिपकार्ट एंड अदर कंपनीज, उन्होंने जो है जो बैंड हमारे यहां पे चीजें हैं उनको जो है बेचने का, सेल करने का काम किया, जैसे पाकिस्तानी झंडे और अन्य कई सारे सामान। इसके लिए सीसीपीए ने इनको नोटिस जारी किया कि भैया ये मामला तो गड़बड़ कर रहे हो तुम। ठीक है, चलिए। हमारे देश में भी अजूबे कम नहीं है, ठीक है, जो पाकिस्तान का गुणगान गाते हैं। क्या कीजिएगा? चलिए, बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 15 मई को संपन्न हो गए। आप जानते होंगे बिहार में पहली बार यूथ जो है गेम्स किए गए थे यहां पर, और समापन जो समारोह है वो पटना के कंकड़ बाग के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित हुआ। इसके अलावा पदक तालिका में 149 पदकों के साथ में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर रहा है। 56 स्वर्ण और 45 रजत पदक हैं इसमें जो है। ठीक है, और हरियाणा 35 स्वर्ण और 26 रजत पदक सहित 107 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है, यानी कि हरियाणा सेकंड नंबर पर है आपका। ठीक है, और राजस्थान जो है थर्ड नंबर पर। राजस्थान 22 स्वर्ण सहित 55 पदक लेकर के तीसरे स्थान पर रहा। भाई साहब, ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। और खासकर जो लोग बिहार पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, बिहार पीसीएस के लिए क्वेश्चन एक तरीके से आउट टाइप का है कि उन्हें यहां पर पक्का आएगा, क्योंकि बिहार में ऐसा आयोजन पहली बार किया गया था। इसलिए बिहार पीसीएस के लिए एग्जाम आपके लिए क्या है? बहुत ही आवश्यक है ये पॉइंट। और बिहार का 71 का नोटिफिकेशन भी आने वाला है, जिसका एग्जाम संभवतः अगस्त या सितंबर के फर्स्ट वीक में होने के चांस बन रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकवाद के खिलाफ संघर्षों में सहयोग बढ़ाने के लिए पर व्यापक विचार विमर्श करने के लिए भारतीय तकनीकी दल ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के आतंक विरोधी प्राधिकारियों के साथ में बैठक की है और उनको सबूत भेजा है कि भाई साहब देखो, इस तरीके से आतंकवाद को जो है कौन प्रमोट कर रहा है? पाकिस्तान कर रहा है, और हमने बाकी किस किस तरीके से घटनाओं को अंजाम दिया। ठीक है, आगे। अंतरराष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य दिवस जो है इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ हर वर्ष 12 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट है, भारत का पहला भिखारी मुक्त जो शहर कौन सा बन गया है? वो बन गया है इंदौर। यहां के भिखारियों को ऐसा नहीं कि कहीं भगा दिया गया, बल्कि इन भिखारियों को पुनर्वासित किया गया, अर्थात इनको रोजगार दिया गया, इनको आवास दिया गया, उनको उन जन सुविधाओं
को प्राप्त कराया गया जिनसे वो वंचित थे। निश्चित तौर पर वह व्यक्ति जो जन सुविधाओं से वंचित रहता है वो गरीबी की श्रेणी में आता है। अगर उस व्यक्ति को जन सुविधाओं का हम फायदा दे दें, सरकारी योजनाओं का, गवर्नमेंट प्रोग्राम एंड पॉलिसीज का फायदा दे दें, तो निश्चित तौर पर जो है उसको फायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट है उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग डीपीआईआईटी ने आयकर अधिनियम की संशोधित धारा 80 आईएसी के तहत आयकर छूट के लिए 127 स्टार्टअप को मंजूरी दे दी है। और यहां पर क्या होगा, धारा 80 आईएसी के तहत जो है छूट प्रदान की जाएगी ऐसे स्टार्टअप को जो नए नए अभी खुले हैं, जिनका टर्नओवर 100 करोड़ के क्या है, विलो है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने उच्च दबाव के साथ साथ समुद्री जल के खारे पानी से लवणों को अलग करने की प्रक्रिया के लिए क्या किया, नैनोपोरस यानी सूक्ष्म छिद्रों की कई परतों वाली पॉलीमोरिक झिल्ली विकसित की हुई है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा स्वदेश निर्मित इस तकनीक का उपयोग भारतीय तटरक्षक जहाजों में हो सकेगा। तो ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, चलिए अब कल के प्रश्न है, हमने आपसे कहा था कि ईमेल का विस्तृत रूप क्या है, आप सभी लोगों ने इसका सही उत्तर दिया था। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारी बधाई और सबके लिए एक छोटी छोटी 5-5 वाली डेयरी मिल्क। ठीक है, चलिए ले लेना भाई साहब 5-5 वाली। ठीक है, 5 से महंगी मत दीजिएगा डेयरी मिल्क। ठीक है, 5 वाली लीजिएगा ताकि मेरे बजट में रहे। चलिए, अंतरराष्ट्रीय वैसाख दिवस, ये भी चर्चाओं में है। आप कहेंगे सर यू क्या चीज है, भाई साहब ये चीज है ऐसी कि आइए इसको पढ़ते हैं। तो न्यूयॉर्क में स्थित संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी मिशन ने अंतरराष्ट्रीय वैसाख दिवस के अवसर पर एक विशेष पैनल चर्चा का आयोजन किया है। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में ऐसा हुआ इसलिए चर्चाओं में है। इस चर्चा का शीर्षक क्या था, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आंतरिक और वैश्विक शांति का मार्ग था। ये आजकल आप जानते होंगे बौद्ध धर्म तेजी के साथ विकसित हो रहा है, बढ़ रहा है, पहले भी था, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म ने किस तरीके से सत्य, अहिंसा, परिग्रह के ब्रह्मचर्य की बात की, किस प्रकार से अष्टांगिक मार्ग की चर्चा की, तो इन सारी चीजों को लेकर के शांति स्थापित हो सके इसलिए बौद्ध धर्म पर चर्चा यहां पर की गई है। ठीक है, आगे अच्छा होता कि वैदिक धर्म पर भी मामला होता तो और अच्छा होता। खैर, इस कार्यक्रम में उच्च स्तरीय राजनयिकों, विद्वानों और आध्यात्मिक नेताओं ने हिस्सा लिया। उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं की आज वैश्विक चुनौतियों में प्रासंगिकता को रेखांकित किया कि भैया जो वर्तमान में चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को किस प्रकार से हम बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से हम जो है क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो बौद्ध धर्म अपने आप एक अच्छा धर्म माना जाता है। हालांकि समय के रहते कहीं ना कहीं प्रकार की विसंगति आ जाती हैं। हर धर्म में यही चीज हुई है कि समय के आते आते क्या होता है, थोड़ी थोड़ी विसंगति आ जाती हैं। और जो अच्छे लोग उन धर्म के जो होते हैं, मुझे लगता है कि उनको चाहिए कि उन विसंगतियों की पहचान करके अपने धर्म से उसको हटाने का प्रयास करें, ताकि उस धर्म के रेलेवेंसी एक लंबे समय तक जो है चलती रहे और शांति स्थापना की बात हो सके। महात्मा बुद्ध ने सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और अष्टांगिक मार्ग का जो संकल्प दिया। निश्चित तौर पर बौद्ध धर्म आज के समय में प्रासंगिक है और बौद्ध धर्म के मार्गों पर चलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, चलिए आगे। भारतीय मिशन ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारत यूएन न्यूयॉर्क ने अंतरराष्ट्रीय वैसाख दिवस के उपलक्ष्य में गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आंतरिक और वैश्विक शांति का मार्ग विषय पर पैनल चर्चा का आयोजन किया था। ठीक है, इस पैनल में वियतनाम, लाओ, पीडिया, थाईलैंड, भूटान, मंगोलिया, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, रूस सहित कई बौद्ध बहुल देशों के अस्थायी प्रतिनिधियों और वरिष्ठ राजनयिक शामिल थे। आप जानते होंगे बौद्ध धर्म का विस्तार जितना भारत में हुआ उससे कहीं ज्यादा जो इसका विस्तार आप देखेंगे तो नेपाल, भूटान और चाइना जैसी कंट्री में आपको देखने को मिलेगा। चाइना में कम, लेकिन बाकी कंट्री में, कंबोडिया वगैरह में खूब मिलेगा आपको देखने को। बौद्ध धर्म इंडिया में ज्यादा कम हुआ लेकिन बाहर ज्यादा हुआ। क्यों? इसका सबसे बड़ा रीजन है, भी कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं थी वो कहीं ना कहीं हमारे वैदिक सभ्यताओं से मिलती जुलती हैं। चाहे वो ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह की बात हो, चाहे अष्टांगिक मार्गों की हो या कुछ अन्य बातों की हो, बात वही थी जो ऑलरेडी हम लोग पहले जान रहे थे, समझ रहे थे। लेकिन ये बातें फॉरेन कंट्रीज में, अदर कंट्रीज में उनके लिए एक अजूबा थी, उनको नहीं पता थी। तो जब महात्मा बुद्ध के सिद्धांत बाहर गए तो निश्चित तौर पर इससे लोग अट्रैक्ट हुए और उनकी इन बातों को सुना, समझा और आगे बढ़े। तो भारत कंपैरिजन में बौद्ध धर्म बाहर कंट्री में ज्यादा फैला क्योंकि वो बात उनके लिए क्या थी, एकदम नई थी। ठीक है, तो हालांकि इसके कई सारे मुख्य कारण हैं, इस पर कभी चर्चा हम लोग करेंगे कि बौद्ध धर्म का भारत में उतना स्थायित्व तो नहीं रहा जितना कि अदर कंट्रीज में रहा। प्रश्न भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में, मेंस में। मैं बात ये एम ही नहीं कह रहा हूं कि आखिर क्या कारण रहा कि बौद्ध धर्म का विस्तार जितना भारत में हुआ उससे कहीं गुना ज्यादा ये अदर कंट्रीज में हुआ। तो ये प्रश्न भी आपके मुख्य परीक्षा में पूछ सकता है, इसको नोट भी कर लीजिएगा। और मैं टास्क देता हूं कि आप लोग जो है, जो आपका ये बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म को मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, बौद्ध धर्म को मुख्य परीक्षा के पॉइंट से आप लोग क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्री में तो आपने रेडी किया होगा बौद्ध धर्म, जैन धर्म। ठीक है, चलिए। ये सब कई बातें यहां पर चर्चा में कही गई हैं। ठीक है, और
अंतरराष्ट्रीय जो वैशाख दिवस है हर साल बौद्ध चंद्र सौर कैलेंडर के अनुसार वैशाख महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह आमतौर पर अप्रैल या मई में ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार पड़ता है। 2025 में यह 13 मई को मनाया गया। ठीक है, वैशाख जिसे बुद्ध पूर्णिमा या बुद्ध जयंती भी कहा जाता है, बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र पर्व है। यह दिन वैशाख माह की पूर्णिमा को आता है। ये ठीक है, ये सब बातें यहां पर लिखी गई हैं। चलिए, संयुक्त राष्ट्र ने 1999 में वैशाख दिवस को अंतरराष्ट्रीय मान्यता दी थी और तब से यह दिवस जो है संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय और अन्य कार्यालयों में मनाया जाता है। बड़ी बात है अपने आप है ना। चलिए, ये सारी यहां पर कई सारी और बातें, इसको आप एक बार पढ़ लीजिए पीडीएफ में। ठीक है, चलिए ये पॉइंट एक और देख लीजिए कि 2025 में वियतनाम ने चौथी बार इसकी क्या की है, मेजबानी की, जिसमें वैश्विक शांति और करुणा को प्रमुखता से बताया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको क्या करना है, विशेष रूप से याद करना है। ठीक है, याद रहेगा पॉइंट। चलिए आगे बढ़े हम लोग। भाई साहब, ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप सभी चीजों को अच्छे से नोट करते होंगे। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, न्यूयॉर्क में स्थित संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी मिशन ने अंतरराष्ट्रीय वैशाख दिवस के अवसर पर एक विशेष पैनल चर्चा का आयोजन किया। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, चर्चा हुई है इस पे, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, 2025 में वियतनाम ने चौथी बार इस आयोजन की मेजबानी की है। बिल्कुल सही बात है। अभी जस्ट हमने लास्ट पॉइंट तो यही पढ़ा था, तो दैट मींस कि ये वाला कथन भी आपका सही है। तो 1 और 2 दोनों कथन सही, यानी कि सी इज द राइट आंसर। कोई समस्या आपको यहां पर नहीं आने वाली है। राइट, चलिए, सिक्किम स्थापना दिवस भाई साहब अभी चर्चाओं में है। तो 16 मई को यानी कि 16 मई को सिक्किम का स्थापना दिवस मनाया जाता है। छोटा सा एक पूर्वोत्तर राज्य है, लेकिन अपने आप में एक बढ़िया राज्य है कहा जाता है। हालांकि सिक्किम वगैरह पर जो है चाइना, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, इन सभी जगहों पर कहीं ना कहीं चाइना जो है अपना अधिकार बताने लगता है कभी कभी। खैर छोड़िए। तो ये 16 मई को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है, जो 1975 में, कब, 1975 में हिमालय राज्य के भारत में 22वें राज्य के रूप में क्या हुआ, शामिल हुआ। एक चीज यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लेता है कि अगर कोई नए राज्य का गठन हुआ था तो वो किस अधिनियम के तहत उसका गठन किया गया था, किस ईयर में उसका गठन किया गया था और वह कौन सा राज्य उस समय बना, यानी किस नंबर का राज्य बना। आप कहेंगे सर सिक्किम बना 22वां राज्य। कब बना? 1975 में, और स्थापना होती है इसकी 16 मई को। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। अब चूंकि कोई राज्य हाल फिलहाल में चर्चाओं में रहा है तो उस राज्य की सीमाएं, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं कहां से लगती हैं, भारत के किन राज्यों से लगती हैं, और सिक्किम के बारे में और कौन कौन सी प्रमुख चीजें फेमस हैं, तो ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। तो आज मैं आपको टास्क देता हूं कि सिक्किम के बारे में और सिक्किम के साथ साथ में पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उनके बारे में भी आज आपको पढ़ना है। टास्क मैं देता हूं क्योंकि यहां से प्रश्न खूब पूछा जाता है। मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप इसको करेंगे। टास्क आपका नंबर 1 है आज का, नोट कर लीजिएगा प्लीज अपनी कॉपी में। 2 कॉपी बनानी है, टास्क वाली एक अलग और मुख्य परीक्षा की एक अलग। ठीक है, टास्क वाली कॉपी में लिखिए, आप लोग नोट करिए क्या क्या करना है आपको टास्क में। नंबर 1 क्या करना है आपको, सिक्किम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सिक्किम। ठीक है, फिर उसके बाद असम, ठीक, उसके बाद मिजोरम, ठीक है, फिर मणिपुर, ठीक है, मणिपुर, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, ठीक, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, इसके बाद नागालैंड, ठीक है, सिक्किम, असम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ठीक है, त्रिपुरा बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिपुरा बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिपुरा, ठीक है। इनके बारे में आपको पढ़ना है अच्छे तरीके से, पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में। सिक्किम, असम, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, इनकी सीमाएं किन किन भारत के राज्यों से लगती हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं तो किन किन देशों से साथ लगती हैं, कौन कौन से यहां पर फेमस नेशनल पार्क हैं, कौन कौन सी प्रमुख इसमें पहाड़ियां हैं, क्या क्या मैं लिख दे रहा हूं। इसमें क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है नंबर 1, ठीक है, कि यहां की प्रमुख पहाड़ी का नाम क्या है, प्रमुख जो पहाड़ी है उसका नाम, ठीक। जनजातियां पढ़नी, इसमें कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, ठीक है, ठीक है, यहां के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम, ठीक, यहां के जो राज्यपाल हैं उन राज्यपाल का नाम, ठीक है, राज्यपाल का नाम, राज्यपाल का नाम, ठीक है, और कौन से जो है प्रमुख जो है राष्ट्रीय पार्क और अन्य कोई चीजें हैं, राष्ट्रीय पार्क, वर्ल्ड सेंचुरी कोई है, कोई अन्य चीज है तो, और सीमाएं, ठीक है, सीमाओं में आपका नेशनल लेवल का भी और इंटरनेशनल लेवल का भी।
तो इतनी चीजें अगर आप याद करेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं कि कम से कम 2 से 3% जो है आपके इतने से मिल जाएगा आपको। बस आपको करना है, नहीं कीजिएगा, बैठे रहिए गोलगप्पे जैसे, तो कुछ नहीं होगा। सीधी सी बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, कोई इसमें जो है इफ बट नहीं है। मैं कहता हूं कि अगर जो बात मानोगे आप, इतना जितना मैं बता दिया कि इन राज्यों की सीमाएं राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की, यहां की प्रमुख पहाड़ियां, जनजातियां यहां की, यहां के मुख्यमंत्री का नाम, यहां के राज्यपाल का नाम, यहां पर कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क है, कौन कौन से वर्ल्ड सेंचुरीज हैं, और क्या क्या फेमस चीजें हैं यहां पर हैं, और इतना अगर आपने पढ़ लिया, और इन राज्यों का गठन कब कब कैसे कैसे हुआ था, इतना कर लेंगे, 2 से 3% अगर आपके एग्जाम में ना आ गए तो आप मुझसे मिल लीजिएगा, ठीक है। लेकिन कर लीजिएगा, इतना करिएगा, मैं कल पूछूंगा भाई साहब, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर नहीं बता पाए तो गोली चल जानी भाई साहब, ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे। तो ये बात यहां पर कही गई है कि इस वर्ष 2025 में सिक्किम ने अपने जो है राज्यत्व की 85वीं वर्षगांठ मनाई है। इसीलिए और इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1975 में इसकी स्थापना होती है, 2025 चल रहा है, 50 साल पूरे हो गए, तो 50 साल पूरे हो गए, इसलिए सिक्किम से प्रश्न बनना स्वाभाविक है, ठीक है। तो एक बात तो ये होगी। दूसरा, सिक्किम ने 1642 से एक स्वतंत्र बौद्ध राजशाही था जिसे चोग्याल धर्मराजा शासकों द्वारा शासित किया जाता था। 1950 में भारत और सिक्किम के बीच एक संधि के तहत सिक्किम को भारत का संरक्षित राज्य घोषित किया गया, जिसमें भारत ने इसकी रक्षा, संचार और विदेशी मामलों की जिम्मेदारी ले ली थी। यहां पर मैप में आप जो है ये देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से जो है यहां पर सिक्किम है, और इधर देखो आप सीमा देखो, इसकी चीन तिब्बत लगा हुआ है इधर, ये देखो यहां पर बढ़ेगा आपका सिक्किम, ठीक है, यहां छोटा सा ये ऐसा सिक्किम का मैप है। इधर आपका दूर जो है इधर आ जाओगे तो इधर नेपाल पड़ जाएगा, इधर चीन के साथ सीमा लगती हैं, और इधर फिर जो है आपका इधर फिर पश्चिम बंगाल सुदूर में, और फिर लग जाएगा आपका जो है इधर भूटान, ठीक है। तो एक बार देख लीजिएगा इसको। चलिए, हालांकि 1970 के दशक में राजनीतिक अस्थिरता, लोकतांत्रिक मांगों के चलते 14 अप्रैल 1975 को एक जनमत संग्रह हुआ, जिसमें 97.5% मतदाताओं ने राजशाही समाप्त कर भारत में विलय का समर्थन कर लिया। बड़ी आबादी ने कहा कि भैया हम तो भारत में मिलेंगे, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप 16 मई 1975 को सिक्किम आधिकारिक रूप से भारत का एक अभिन्न अंग बन गया, जो और चोग्याल की सत्ता जो है क्या हुई यहां पर समाप्त हो गई। तो ये इस तरीके से सिक्किम हमारे में शामिल हुआ। सिक्किम स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, अभी जस्ट हमने आपको बताया, तो ये क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए, अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस, भाई साहब ये चर्चाओं में रहा, आप जानते होंगे। तो हर साल 15 मई को अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है, आप सभी लोग जानते होंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में 15 मई को अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में जो है क्या किया, मनाया, इसको घोषित किया था। और इसका उद्देश्य क्या है, परिवारों से संबंधित मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाना और सामाजिक विकास में उनके योगदान को उजागर करना। परिवार एक बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आपने कभी सोशियोलॉजी पढ़ी होगी, क्या आप सोचिए कि एक व्यक्ति और परिवार की क्या भूमिका होती है। अगर आपने सोशियोलॉजी पढ़ी होगी तो आप जानते होंगे कि एक जो व्यक्ति होता है, ठीक है, एक व्यक्ति से, ठीक है, एक व्यक्ति है, कई व्यक्तियों से मिलकर के क्या बनता है, एक परिवार बनता है। क्या बनेगा, एक परिवार बनेगा। क्या बनेगा, एक परिवार बनेगा। और कई परिवारों से मिलकर के क्या बनेगा, एक जो है समाज का निर्माण होता है, आप जानते होंगे, ठीक है। और कई समाज मिलकर के क्या करते हैं, एक जो है राज्य या देश का निर्माण करते हैं अपने आप में। लेकिन इस व्यक्ति के मूल में जो एक परिवार है, ये परिवार तभी हो सकता है जब आपस में क्या हो, कोई परिवार अच्छा और बेहतर तभी माना जाएगा जब परिवार के सभी सदस्यों में क्या हो, सामंजस्यता हो, लालच की भावना ना हो। कई बार जो पारिवारिक जो विघटन होता है 2 कारणों से मुख्य तौर पर होता है, जिसके पीछे एक प्रमुख कारणों में से क्या होता है, पैसा, मनी। मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पैसे के बिना भी कुछ नहीं है और पैसा कुछ भी नहीं है अपने आप में, ठीक है। तो लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि जो पैसा जो बीच में आता है ना, ये मामला गड़बड़ कर जाता है। और खासकर महिलाओं में जो विघटन होता है वो 2 चीजों को लेकर के होता है। आपसी जो है कंपैरिजन, यानी कि जो है आपस में वो करना है ना कि ये इनके पास ज्यादा है, ये इनके पास ज्यादा है, ये है वो है। और काम करने को लेकर के ये एक बड़ी समस्या, खासकर भारत जैसे देश में पारिवारिक विघटन में काम करने को लेकर समस्या आती है कि अच्छा मैं सुबह बनाती हूँ खाना, तुम तो शाम बनाओ कराओगी, तो अब उसमें गड़बड़ हो गया। अच्छा सुबह ज्यादा लोग खाते हैं, ज्यादा रोटी बनानी पड़ती है, ये है ऐसा वैसा। ये भी एक बड़ा प्रमुख कारण है। और आजकल काम ना करना अपने आप में जो है एक बड़ा जो है कारण बनता चला जा रहा है लोगों के लाइफ स्टाइल का, कि काम ना करना पड़े। काम नहीं करेंगे परिवार में तो कहां कीजिएगा भाई साहब, ठीक है। आजकल की स्थिति, ना पुरुष काम करना चाहता है ना महिला काम करना चाहती, तो करेगा कौन। नौकर के दम पे सब कुछ नहीं होता भाई। परिवार में जब तक आपका हाथ नहीं मजबूत होगा तब तक परिवार नहीं बनेगा। और सबसे बड़ा जो कारण, मुख्य जो कारण है
वो है महिलाओं का सम्मान ना होना। यह भी एक सबसे बड़े प्रमुख कारणों में से एक है कि अगर महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता है वह परिवार नहीं बनता है, क्योंकि महिलाओं के हाथ में क्या होता है, अपने घर को, परिवार को स्वर्ग बनाना। और जिस घर में स्त्री की पूजा नहीं होती है, महिलाओं की पूजा नहीं होती है, वह घर स्वर्ग बन ही नहीं सकता, वहां पर लक्ष्मी आ ही नहीं सकती। इसलिए क्या कहा गया है कि यत्र नारीस्वरमन्ते पूजन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी की पूजा होती है वह घर जो है स्वर्ग के समान होता है। तो यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। कई सारे प्रमुख कारण हैं, आपसी मतभेद, एक्सपेक्टेशंस लाइफ में, यार ये हमारे लिए कर देंगे तब अच्छा होगा, हम अपने ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं। परिवार एक बहुत मजबूत बंधन में बंधा होना चाहिए, जिसकी डोर आपके हाथ में होनी चाहिए और उस डोर को कोई खींच ना पाए। इसलिए परिवार में सामंजस्यता, लालच की भावना, ये सब वैमनस्य, इन भावनाओं को दूर करना चाहिए। अगर ये भाव आपके भीतर रहता है, निश्चित तौर पर आपका परिवार किसी स्वर्ग से कम नहीं होता, क्योंकि स्वर्ग कहीं और है नहीं, दरअसल स्वर्ग भी है आपके परिवार के भीतर ही है। आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमारी सोचनाएं, हमारी संवेदनाएं, हमारे लोग हमसे कैसे किस तरीके से बात करते हैं। ठीक है, बड़ों का सम्मान कीजिएगा, सबका सम्मान कीजिएगा, स्त्रियों का सम्मान कीजिएगा, परिवार बेहतर होगा। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है, ताकि पारिवारिक विघटन ना हो, क्योंकि परिवार टूटेगा तो फिर कहीं ना कहीं सामाजिक विघटन भी उत्पन्न होता है अपने आप में। ठीक है, चलिए 2025 की थीम क्या है? शाश्वत विकास के लिए परिवार उन्मुख नीतियां, सामाजिक विकास के लिए दूसरे विश्व शिखर सम्मेलन की ओर। ये क्या है, इस बार की थीम है। चलिए आगे, यह थीम परिवारों के कल्याण को बढ़ावा देने वाली नीतियों के महत्व को बल देती है, जो सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में क्या है, सहायक है। सिंपल सी बात है, अगर परिवार में ही लोग नहीं सुखी रहेंगे तो बाहर काम कैसे करेंगे? नहीं, प्रोडक्टिव काम नहीं हो पाएगा। आप सुबह सुबह ऑफिस जाते हो, लड़ झगड़ के जाते हो, मूड अपसेट है, क्या आप उतनी उत्पादकता के साथ, उतनी प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर पाएंगे? नहीं। लेकिन अगर आप जो है क्या कहते हैं, सुबह अच्छे से जाते हैं, बढ़िया जाते हैं, मन खुश होकर जाता है, तो बस अच्छा रहेगा। आपको फोन आता है, सब कब आओगे, घर कब आओगे, मैं आपका वेट कर रही हूं या वेट कर रहा हूं, ये सुन के दिल गार्डन हो जाएगा आपका, फिर आप और मन से काम करोगे। तो ये बड़ी अच्छी चीज होती है। पिता भी आपको फोन करके, बेटा कहाँ हो, कब आओगे, अब पिता गुस्सा क्या है, आए नहीं हो क्या अभी तक, गुस्सा तुम्हारे तो दिक्कत होगी। ये सब बातें जो है बहुत जरूरी होती हैं। आपस में प्यार मोहब्बत को बना के रखिएगा। ठीक है, चलिए, परिवार बहुत बड़ी चीज होती है, जिसके नहीं है उनसे पूछिएगा, है ना। चलिए, तो और आपके पास परिवार है तो उसको संजो के रखिए, है ना, बचा के रखिए। चलिए, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक युग्म सही समेत नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 12 मई को मनाया जाता है क्या? जरा देखो भैया साहब कि भैया ये सही है क्या? नहीं, 15 मई को, है ना। तो बस यही कथन क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। लेकिन बाकी आगे चेक कर लो। सिक्किम स्थापना दिवस 16 मई को, ठीक बात है। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को, सही बात है। विश्व वर्षावन दिवस 22 जून को, ठीक बात है। ये नहीं सही है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। यही क्या है, सुमेत नहीं है, यानी कि ये मैच नहीं कर रहा, डिसमैच कर रहा है। तो बस ए इज द राइट आंसर। ठीक, आगे, भारत और यूरोपीय संघ ने 2 प्रमुख रिसर्च और इनोवेशन की शुरुआत की है। आप जानते हो कि भारत और यूरोपीय संघ ने 2 प्रमुख रिसर्च और इनोवेशन की शुरुआत की है, जिसमें जो समुद्री प्लास्टिक कूड़े और कचरे से ग्रीन हाइड्रोजन समाधान जो है से जुड़ी हुई है। यानी कि ये आप जानते होंगे जो समुद्र होते हैं वहां पर प्लास्टिक का पॉल्यूशन और इसके अलावा जो है अन्य कई प्रकार के जो है गार्बेज यानी कि वेस्ट वहां पर प्रेजेंट होते हैं। इससे क्या होगा, इससे जो है ईयू और भारत क्या करेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण करेंगे। और ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में मुझे नहीं लगता है कि आप नहीं जानते होंगे। ग्रीन हाइड्रोजन प्रश्न आपके प्री में पूछा जाता है और प्री के साथ साथ में आपके मुख्य परीक्षा में भी प्रश्न पूछा जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, इसकी क्या उपयोगिता होती है, क्या ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन मैं आपसे अपेक्षा करता हूं और टास्क में आपको देता हूं कि आप ग्रीन हाइड्रोजन को जो है आप तैयार कर लेंगे। तो यह टास्क आपका 2 है कि आप ग्रीन हाइड्रोजन को अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एस्से के लिए भी ग्रीन हाइड्रोजन की महत्ता पर पोस्ट निबंध आ सकता है, तो आप लोग मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के प्रोस्पेक्टिव से भी आप लोग ग्रीन हाइड्रोजन को जरूर कीजिएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये पहल इंडिया ईयू ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल टीसीसी क्या टीटीसी के तहत शुरू की गई। क्या यह पहल इंडिया ईयू ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, जिसको टीटीसी बोलते हैं, इसके तहत की गई है। और ये जो टीटीसी है यानी कि जो ये इंडिया ईयू ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल है, इसकी स्थापना की अगर बात करते हैं तो 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय संघ, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन ने ट्रेड और टेक्नोलॉजी पर द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए की थी। तो आपके एग्जाम में ये प्रश्न सीधे ये पूछ लेगा कि बताओ इंडिया ईयू ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की स्थापना कब हुई थी। अब बस आप एकदम से पगला जाओगे, अरे भाई साहब एकदम एग्जाम पैटर्न चेंज कर गया, ये कर गया, वो कर गया, क्योंकि आप सही तरीके से पढ़ते नहीं हो। ग्रीन हाइड्रोजन चर्चाओं में था, टीटीसी की स्थापना की वजह से ही ये हो रहा है काम,
तो टीटीसी इंपॉर्टेंट हो गया, लेकिन आप फैक्चुअल डेटा पढ़ोगे तो टीटीसी की स्थापना आप छोड़ दोगे, प्रश्न यही पूछ लेगा, हक्का बक्का हो जाओगे, गोलगप्पे जैसा मुंह बन जाएगा आपका, क्या कीजिएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब भी करंट अफेयर्स पढ़ें अपने आप में बहुत पढ़ें। मेरे पास कई बार कॉल्स आती है, कहते हैं सर आप जो कराते करंट अफेयर्स सर इतना बहुत है क्या? अरे महाराज जितना मैं करा रहा हूं उसको कीजिएगा उतना, इससे ज्यादा क्या पढ़ लीजिएगा, आप नहीं पढ़ पाइएगा, इतना ही सफिशिएंट आपके लिए, इतना पढ़िए, इसको डाइजेस्ट कर लीजिए, लास्ट में हम लोग जो है सारे करंट अफेयर्स अलग अलग कराएंगे, उतना ही आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, बस मामला खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है 391 करोड़ रुपए के संयुक्त निवेश के साथ यह पहल समुद्री प्लास्टिक कूड़े जो कि मरीन प्लास्टिक लिटर होता है और कचरे से ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्रों में 2 कोऑर्डिनेटेड कॉल पर केंद्रित है अपने आप में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो समुद्री जो प्रदूषण है वह भी दूर होगा, और इसके अलावा ग्रीन जो है हम लोग रेवोल्यूशन में एक तरीके से, यानी कि हम लोग हरित ऊर्जा में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो यह भी अपने आप में क्या होगा, बढ़िया बात होगी सरकार के लिए, हमारे लिए, अन्य देशों के लिए। इसे ईयू के रिसर्च एंड इनोवेशन फ्रेमवर्क प्रोग्राम होराइजन यूरोप और भारत सरकार द्वारा सह वित्त पोषित किया गया है। अब बात थोड़ा कर लेते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है। मुझे नहीं लगता कि आपको नहीं पता होगा ग्रीन हाइड्रोजन, क्योंकि मैंने क्लास में, इसी क्लास में अपने कई बार मैंने ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में मैंने आपसे चर्चा की हुई है, लेकिन फिर भी चलो एक बार हम देख लेते हैं क्या है ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन एक प्रकार का हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, जिसे पारिस्थितिक रूप से स्वच्छ तरीकों से उत्पादित किया जाता है, यानी इसके उत्पादन में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं होता है। जब हम इसको बनाते हैं तो CO2 का एक्सक्रीशन इसमें नहीं होता है, और इसीलिए क्या है, ये पर्यावरणीय अनुकूल है अपने आप में। दूसरा, ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनता है, अब ये देख लो भैया। यह मुख्य रूप से इलेक्ट्रोलिसिस ये प्रोसेस जो है इलेक्ट्रोलिसिस की आप लोगों ने संभवतः जो है +2 में या हाई स्कूल में पढ़ी होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। नहीं पढ़ी होगी तो आज ही इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके साइंस वाले पोर्शन में इलेक्ट्रोलिसिस से भी प्रश्न क्या करते होते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या है कि प्रक्रिया से बनता है, जिसमें क्या होता है, पानी का सूत्र क्या है, H2O है। पानी को बिजली की मदद से हाइड्रोजन यानी कि H2 और ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है, यानी कि ये जो H2O है, जब इस H2O की इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से इसको गुजारा जाएगा तो ये क्या होगा, ये 2 में टूट जाएगा, 2 पार्ट में, एक में बढ़ जाएगा आपका क्या, H2 क्या हो जाएगा, यानी कि एक में जाएगा आपका H2 और एक में क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा आपका, प्लस बन जाएगा आपका ऑक्सीजन, ठीक है। जब इस पे इलेक्ट्रोलिसिस की क्या होगी, प्रोसेस इस पे होगी तब, ठीक है, पॉइंट याद रहेगा। अगर इस प्रक्रिया में प्रयोग होने वाली बिजली नवीकरणीय ऊर्जा जैसे कि सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा से आती है तो यह हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन कहलाता है। यानी कि ये जो इलेक्ट्रोलिसिस यहां पर कराई जा रही है, इस H2O को यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जा रहा है, इस अलग करने की प्रोसेस में जो इलेक्ट्रोलिसिस की जा रही है, अगर ये बिजली, ये इलेक्ट्रोलिसिस में जो बिजली अगर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होती है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, अगर इनसे ये प्रोसेस प्राप्त होती है तो यही हाइड्रोजन निकलेगी, क्या कहलाएगी, ग्रीन हाइड्रोजन कहलाएगी, क्योंकि इसमें CO2 का जो है क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन नहीं होगा, अर्थात इसमें CO2 का उत्पादन नहीं होगा, और इसीलिए जो है ये हाइड्रोजन अपने आप में क्या रहेगी, अपने आप में बढ़िया मानी जाती है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये पूछा जाता है कई बार आप एग्जाम में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन के फायदे क्या होंगे, तो ग्रीन हाइड्रोजन या स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है, या पर्यावरण के लिए सुरक्षित है, क्योंकि इसमें ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं होता है। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं आपकी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, वाटर वेपर, मीथेन, ये क्या हैं, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस हैं। और ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, ये भूमंडलीय तापन को बढ़ाती हैं, अर्थात जो आपकी जो लॉन्ग वेवलेंथ होती है उनको एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं, और क्या करती हैं, इससे धरती का तापमान बढ़ता है अपने आप में, कभी हमने आपको बताया भी था इस बारे में, ठीक है। चलिए, इसमें ऊर्जा भंडारण ईंधन के रूप में और उद्योगों में उपयोग किया जाता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, ग्रीन हाउस जो गैसेस होती हैं CO2, CH4, वाटर वेपर, मीथेन, कई बार ये प्रश्न पूछ लेता है, बताओ इसमें से सबसे ज्यादा खतरनाक जो है कौन होती है, मीथेन जो है क्या कहते हैं, ये ग्रीन हाउस गैस। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना। वैसे खतरनाक अगर देखा जाए तो वाटर वेपर बहुत ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इंपैक्ट वाटर वेपर करते हैं, लेकिन वाटर वेपर की क्वांटिटी कम होती है, तो उसके फिर क्या कौन करता है, मीथेन और CO2 करता है, ठीक है। चलिए आगे, अब आप बताइए निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। नंबर 1, भारत और यूरोपीय संघ ने 2 प्रमुख रिसर्च और इनोवेशन की शुरुआत की है जो समुद्री प्लास्टिक कूड़े और कचरे से ग्रीन हाउस का जो क्या करता है, ग्रीन हाउस
ग्रीन हाइड्रोजन समाधान से जुड़ी हुई है। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। ओके डन। आगे, ग्रीन हाइड्रोजन मुख्य रूप से इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से बनता है। बिल्कुल सही बात है, दोनों कथन से, यानी कि सी इज द राइट आंसर। दोनों कथनों में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत यहां पर इस कथन में होने वाली है। ठीक है, दोनों कथन क्या है आपके, एकदम सही है। ठीक है, तो बस सी इज द क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहां पे। चलिए आगे बढ़े हम लोग। ये सारी चीजें आप लोग प्लीज नोट डाउन करते रहिएगा। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, ये कैसे बनता है, ये आपके मुख्य परीक्षा में ही प्रश्न पूछ सकता है, मेंस में। ठीक है, तो इसको यहीं पर लिख लीजिए नोट्स में कि मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेंस के लिए है। ठीक है, जैसे कोई पॉइंट अगर आपको यहां पर लगे तो आपको लगता है पीडीएफ जो हम लोग रात के 9 बजे जो है पीडीएफ आपको मिलती है, टेलीग्राम जो ग्रुप बना है, डिकोड एग्जाम का पब्लिक ग्रुप बना हुआ है, वहां पर इस पीडीएफ हम लोग भेजते हैं, उसी में उसको निकाल के प्रिंट आउट या अपनी कॉपी में अगर नोट करते होंगे तो वहीं पर लिख लिया करिए कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, मेंस के लिए जरूरी है। बस पॉइंट डाल लीजिएगा अपने आप में। ठीक है, इन पॉइंट को आप अपने मुख्य परीक्षा में या एसए में कहीं और भी डाल सकते हैं इस पॉइंट को। तो ये सारे पॉइंट आपको नोट करने हैं कॉपी में। ठीक है, चलिए आगे। अरे भाई साहब, डी कहां से हो जाएगा? अच्छा डी, सॉरी, सी नहीं होगा। अच्छा, आज मैंने कथन बदल दिया था। पहले मैं कथन करता था 1 और 2 दोनों यहां पर करता था, लेकिन इस बार मैंने कथन बदल दिया था, तो सी नहीं होगा, डी होगा। 1 और 2 दोनों कथन सही हैं, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, हटाओ इसको, डी होगा। पहले सी में लिखता था ना कि 1 और 2 दोनों, लेकिन कल मैंने क्या किया, इसको चेंज कर दिया, तो डी हो गया। 1 और 2 दोनों होंगे, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, सी, डी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए। नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक प्रदान की गई है। और नीरज चोपड़ा को निश्चित तौर पर सभी लोग जानते होंगे, भाला फेंक खिलाड़ी हैं अपने आप में। ठीक है, और हाल ही में ओलंपिक में पदक विजेता नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक प्रदान की गई है। और इनकी कुछ प्रमुख उपलब्धियां हैं जो आप जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो ओलंपिक स्वर्ण पदक यानी कि 2020 टोक्यो ओलंपिक में नीरज ने 87.58 मीटर की दूरी पर भाला फेंक कर भारत के लिए ट्रैक एंड फील्ड में पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। बड़ी बात थी अपने आप में, 2020 की बात है, अपने टोक्यो ओलंपिक की बात है। ठीक है, तो ये चर्चाओं में थे। नेक्स्ट है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 बुडापेस्ट में आयोजित इस प्रतियोगिता में उन्होंने 88.17 मीटर की दूरी पर भाला फेंक करके स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, फिर एशियाई खेल 2018-2023 नीरज ने 2018 में 88.06 मीटर और 2023 में 88.88 मीटर की दूरी पर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता। फिर कॉमनवेल्थ गेम 2018 में गोल्ड कोस्ट में आयोजित इस प्रतियोगिता में उन्होंने 86.47 मीटर की दूरी पर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा पुरस्कार की अगर बात करेंगे तो वर्ष 2022 में उनको पद्मश्री दिया गया और अर्जुन पुरस्कार दिया गया उनको 2018 में। दोनों पुरस्कार अपने आप में क्या हैं, बड़े पुरस्कार माने जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो ये देखो यहां पर लिखा है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो। डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदल करके डॉक्टर भूपेन हजारिका हवाई अड्डा रख दिया गया है। और डॉक्टर भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में दरअसल इसको क्या है, किया गया है। ठीक है, तो डिब्रूगढ़ जो हवाई अड्डा होगा आपसे क्या जाना जाएगा, ये डॉक्टर भूपेन हजारिका हवाई अड्डा आप जाना जाएगा आगे। और असम मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की हुई है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यह निर्णय 10 मई 2025 को लिया, जो प्रसिद्ध गायक, गीतकार और भारत रत्न सम्मानित डॉक्टर भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किया गया। ठीक है, डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा जो 1950 के दशक में स्थापित हुआ था। अब ये पूछ सकते हैं कब स्थापित हुआ था, तो 1950 के दशक में। ठीक है, और 2009 में आधुनिकीकृत किया गया। पूर्वोत्तर भारत के प्रमुख विमानन केंद्रों में से एक है क्या, डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा, है ना। चलिए, इसका नाम बदलना न केवल सांस्कृतिक सम्मान का प्रतीक है, बल्कि क्षेत्र की सांस्कृतिक और आर्थिक महत्ता को भी यह रेखांकित करता है। ठीक है, अब इनको कुछ पुरस्कार दिए गए हैं अलग अलग, आइए हम उसको देख लेते हैं। तो 1975 में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इनको दिया गया। किसको, भूपेन हजारिका जी को। 1977 में पद्मश्री दिया गया। 1992 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, इसके बारे में आप जानते होंगे। अच्छा, 2024 में किसको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला, बताइएगा। 2001 में पद्म भूषण दिया गया, 2012 में पद्म विभूषण दिया गया मरणोपरांत, और 2019 में भी इनको भारत रत्न दिया गया, मरणोपरांत दिया गया। यानी कि 2 पुरस्कार इनको जो है मरणोपरांत दिए गए, एक 2012 में पद्म विभूषण, ठीक है, और एक भारत रत्न 2019 में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है, डॉक्टर भूपेन हजारिका हवाई अड्डा
या अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा, या देशमुख हवाई अड्डा, या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही आसान सा उत्तर है ना। क्या उसका उत्तर होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत ध्यानपूर्वक इन सारी चीजों को पढ़ने का प्रयास आप लोग प्लीज किया करिए। ओके, चलिए। सागर माथा संवाद ये अभी हाल ही में जो है नेपाल में हो रहा है, आप जानते होंगे। तो केंद्रीय जो पर्यावरण मंत्री कौन? भूपेंद्र यादव जी। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने 16 मई को काठमांडू में आयोजित पहले सागरमाथा संवाद में भारत का प्रतिनिधित्व किया अपने आप में। ठीक है, इसके अलावा सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ने 5 सूत्रीय वैश्विक कार्य योजना पेश की। यह सम्मेलन जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का भविष्य, बड़ा अच्छा यह है। इस थीम पर जो है आपका निबंध भी लिख आ सकता है, जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का भविष्य। बहुत अच्छा यह पॉइंट है और इस पर आपसे जो है निबंध लिखने के लिए पूछ सकता है। ठीक है, चलिए। ये थीम था इसका। इसमें दुनिया भर के मंत्री, वैज्ञानिक और नीति निर्माता आदि लोग इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए। भूपेंद्र यादव ने पर्वतीय जैव विविधता की रक्षा के लिए हिमालयी देशों को इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस, इसका नाम आप जानते होंगे, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। तो इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस में शामिल होने का सुझाव भी दिया। ठीक है, इसमें हिम तेंदुआ, बाघ और तेंदुआ जैसे प्रमुख वन्यजीवों की रक्षा की जा सकेगी। अब आप लोग मुझे बताओ कि ये इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस क्या है? मैंने कई बार आपको बताया है, ये आपका टास्क नंबर 3 है कि आप लोग जो है इंटरनेशनल बिग टास्क जो है अलायंस के बारे में आप मुझे बताएं। मैंने इसको 2 से 3 बार बताया इस क्वेश्चन को। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है, सॉरी, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या है मैंने कई बार बताया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर मुझे जरूर बताएंगे। ठीक है, और नहीं बताइएगा तो जो अभी चॉकलेट दिया था ना 5 वाली, वो वापस कर लूंगा, वापस ले लूंगा। ठीक है, कुछ लोग कह रहे होंगे मैंने तो खा लिया तो क्या हुआ? चलिए, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड आप ये भी जानते होंगे। इसके तहत 2019 से 2023 के बीच में हुए सर्वेक्षण में भारत में 718 हिम तेंदुओं की गिनती की गई, जो वैश्विक आबादी का लगभग 10 से 15% है। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड आप जानते होंगे इसके शुरुआत, इसको भी पढ़ लीजिएगा भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। ठीक है, और इसके अलावा कई अन्य प्रमुख प्रोजेक्ट और हैं, जैसे प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट जो है आपका टाइगर, प्रोजेक्ट जो है क्रोकोडाइल। ये सारे प्रोजेक्ट भी पूछे जाते हैं। टास्क नंबर 4 आज आपका है कि जितने प्रोजेक्ट आपके हैं, क्या टास्क नंबर 4, ठीक है, टास्क क्या है आपका 4 नंबर है कि जितने प्रमुख प्रोजेक्ट हैं सारे प्रोजेक्ट को आपको पढ़ लेना है। ठीक है, सारे प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, ठीक है, प्रोजेक्ट जो है आपका ये स्नो लेपर्ड, ये सारे जो है प्रमुख प्रोजेक्ट हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई साहब। तो इनकी स्थापना कब हुई थी, क्या इसका प्रमुख कार्य है, क्या क्या इसमें जो है आगे सुधार हुआ है, ये सारे के सारे पॉइंट आप एक एक करके क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। याद रहेगा पॉइंट? तो ये टास्क नंबर 4 है। ये सभी टास्क, ये सभी होमवर्क आप लोग प्लीज जरूर क्या करिए। मैं फिर से कहता हूं कि एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप बैठेंगे तो सिर्फ आपको एक ही चेहरा नजर आएगा। किसका? दिमाग में तो कोई और चला गया होगा, नहीं, उसका नहीं आएगा, मेरा आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप कहोगे हृदय सर ने ये चीजें मुझसे कही थी, आपने की होगी तो डेफिनेटली फायदा मिलेगा आपको। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट। काठमांडू में आयोजित पहले सागरमाथा संवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ने 5 सूत्रीय वैश्विक कार्य योजना की पेशकश की है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, यह सम्मेलन जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता के भविष्य पर विषय पर आधारित था, बिल्कुल सही बात है। दोनों ही कथन सही है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। एक और दोनों कथन क्या है? सही हैं। ओके, चलिए अब आपके सामने प्रश्न है कि जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल की ध्वनि सुनाई देती है? लगभग 5 डेसिबल, लगभग 30 डेसिबल, लगभग 100 डेसिबल, या फिर इनमें से कोई नहीं? बहुत आसान सा उत्तर है, इसका बताइएगा। और बात अगर डेसिबल की आ गई है तो यहां पर एक प्रश्न आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है कि बताओ पत्तियों की सरसराहट जो है कितने डेसिबल में होती है, ट्रक की आवाज कितने डेसिबल में होती है, कमरे की आवाज कितने डेसिबल में होती है? ये प्रश्न भी पूछा जाता है। लूसेंट में बड़ा सुंदर सुंदर लिखा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको तैयार करके आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, कि कौन कौन सी आवाज कैसे कैसे कितने कितने डेसिबल में होती है। प्रदूषण की श्रेणी में कौन आएगा, कितना डेसिबल का वॉइस होगी जब वो प्रदूषण कैटेगरी में आएगा? ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो आप लोग ये सारे पॉइंट क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, आइए अब आपके सामने एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट है, और एक एडवर्टाइजमेंट ये है कि अभी जो है आरू की टेस्ट सीरीज 60 डेज की शुरू हुई है, जो कि पहले 2 बैच हमारे फुल हो चुके हैं, तीसरा बैच स्टार्ट हुआ, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आप जो है 60 डेज
टेस्ट सीरीज आरओ टेस्ट सीरीज लिख करके आप इस नंबर पर भेज सकते हैं। और इसके अलावा पीसीएस का हमारा बैच भी चलता है, जहां पर प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू आपको कराया जाता है। तीनों स्तरों की तैयारी कराई जाती है यहां पर आपको, और किसी बाहरी किताब या नोट्स को पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी इसमें। हम ठीक है, इसमें प्री का पीवाईक्यूज, मेंस का पीवाईक्यूज, प्री की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, सभी चीजें जो है इसमें आपको कराई जाएंगी। तो आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और इसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी आपको कराई जाएगी, सब कुछ कराया जाएगा, मेंटरशिप आपका, गाइडेंस प्रॉपर सब कुछ कराया जाएगा। अब पीसीएस में कोई दिक्कत अगर आपको होती है, तैयारी करने में कोई समस्या होती है, तो आप 8604409201 पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अपनी क्वेरी कर सकते हैं। तैयारी करने में कोई दिक्कत होती तो भी आप मुझसे इस नंबर पर बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा आज का महत्वपूर्ण जो है करंट अफेयर्स। आज मैंने आपको मुख्य परीक्षा का प्रश्न नहीं दिया, क्योंकि ऑलरेडी आज के सामने आपके सामने कई सारे आज होमवर्क मैंने पहले भी दे दिए हैं, तो आप उसको पहले करिएगा। ठीक है, बाकी हम लोग मिलेंगे कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। एक बात जो मैं बार बार कहता हूं कि आपका स्वास्थ्य, आपका हेल्थ मेरे लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए अपने हेल्थ का प्लीज आप लोग जो है ध्यान जरूर दीजिएगा, और अच्छे से खाइए पीजिए, हेल्दी फ्रूट्स खाइए, बाहर का मैगी पिज्जा बर्गर खाने से बचिए, नहीं तो ये आपके लिए क्या रहेगा, खतरनाक रहेगा। ये समय आपको अपना ध्यान रखने का है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो घर से बाहर रहते हैं, तो अगर आप घर से बाहर रहते हैं तो आप अपने गार्जियन स्वयं हैं, कब सोना है, कब उठना है, कब क्या क्या खाना है, ये पूरी तरीके से आपके ऊपर निर्भर करेगा, क्योंकि यहां पर आपको मम्मी या पापा आपके समझाने वाले नहीं हैं। मैं यकीन रखता हूं कि आप अपना ख्याल रखेंगे, और बाकी ख्याल रखने के लिए मैं ऑलरेडी आपके सामने हूं, प्रत्यक्षता नहीं हूं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जो है मैं आपके साथ खड़ा हूं। तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। एंड हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है, जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी, तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी, और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी, तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।